हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं धातु और अधातु के बारे में, जो कि हाई स्कूल के चैप्टर्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये चैप्टर नंबर 3 है। आइए हम लोग इसके डिस्कशन करते हैं। इसके अंतर्गत हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और कैसे कैसे चीज़ें हमको जानकारी लेनी है और कौन सी चीज़ें हमारे जो पिछले चैप्टर्स में हम लोग पढ़ चुके हैं उससे यहाँ पर क्या नया सीखने को मिलेगा, इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी लेते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग जो है इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग जो है यहाँ पर देखिए दो बातें हैं, एक धातु है और एक अधातु है। इन दोनों चीज़ों को जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारी जो धातुएं होती है वो किस चीज़ से बनी होती है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं तत्व की। किसकी बात करते हैं? तत्व की। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं एलिमेंट्स। ठीक है ना। अब बात ये आती है कि तत्व क्या है। ठीक है ना। अगर हम लोग तत्व को समझ जाएंगे तो हम धातुओं को समझ जाएंगे, अगर हम तत्व को समझ जाएंगे तो फिर हम अधातुओं को भी समझ जाएंगे। तत्व क्या होते हैं और ये किन चीज़ों से मिलकर बनते हैं, हम इस चीज़ को जब जान जाएंगे तो फिर हमारे लिए ये पूरा चैप्टर समझना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि तत्व क्या है। तो तत्व जो है वो जो है सूक्ष्मतम कणों का, जो हमारे जो छोटे छोटे कण होते हैं, जैसे कह सकते हैं कि जो हमारे नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, ऐसे कणों का जो है क्या है, ये सूक्ष्मतम कणों का एक समूह है। क्या है? सूक्ष्मतम कणों का एक समूह है। ये जब समूह पूरा मिलता है तो फिर हमें एक तत्व का निर्माण हम लोग करते हैं। ठीक है। यह तत्व का निर्माण होता है। अब वो सूक्ष्मतम कण कौन कौन से हैं? उनमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। कौन कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। साथ ही साथ पॉजिट्रॉन और मेसान भी होते हैं, परंतु हम उसकी गणना यहाँ पे नहीं करते हैं क्योंकि वो नाभिक के अंदर ही होते हैं, अर्थात जहाँ पे न्यूट्रॉन होते हैं वहीं पर पाए जाते हैं, इसलिए उसकी हम लोग यहाँ पे परिकल्पना नहीं करते। मुख्य रूप से हमारे पास कौन कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अर्थात जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में मिलते हैं तो तत्व का निर्माण होता है। ठीक बात है ना। यानी जो सूक्ष्मतम कण होते हैं उन सूक्ष्मतम कणों से हम तत्वों का निर्माण करते हैं। अब बात ये आती है कि हमारे पास आपने क्या देखा कि छोटे छोटे जो ये कण थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनसे मिलकर कौन बन गया? तत्व बन गए। ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि सभी तत्व एक जैसे तो नहीं होंगे, सभी संगठन एक जैसे तो नहीं होंगे। कहीं पर जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपने देखा होगा, जैसे सोडियम है, कैल्शियम है, कैल्शियम है, पोटेशियम है। ठीक है। ये बहुत सारे यहाँ पे तत्व हैं। हर तत्व अलग अलग है। उसके पीछे रीजन है कि उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्याएं भिन्न भिन्न है। क्या है? भिन्न भिन्न है। अर्थात क्या पता चला, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूं, जैसे सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है। कितना है? 11। अब इसमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या 11, प्रोटॉनों की संख्या 11, न्यूट्रॉनों की संख्या 11। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों की संख्याएं अलग अलग हैं, मतलब 11-11 है। जबकि यहाँ पे अगर पोटेशियम की बात कर ली जाए तो पोटेशियम का परमाणु क्रमांक आप सब लोग जानते हैं। कितना होता है पोटेशियम का परमाणु क्रमांक? बताइए। पोटेशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 19 होता है। कितना होता है? 19। ठीक है ना। कितना होता है? 19। अब इसका अगर देखोगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने? 19। प्रोटॉन कितने? 19। तो अब यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 11 है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या 19 है। तो जाहिर सी बात है कि अगर दोनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या में अंतर आएगा तो जो उनके तत्व के जो गुण हैं उस गुण में भी अंतर आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? सिंपल बात है कि अगर जो है कहीं पर जो है अगर आप ऐसे समझ लीजिए कि एक कोई खेल कूद हो रहा हो, सपोज दैट कि दो गुट हो और आपस में दोनों में झगड़ा होने वाला हो। ठीक है। एक गुट के पास 11 लोग हो, एक गुट के पास 19 हो जाए, कौन जीतेगा? 19 वाला जीत जाएगा, है ना। यानी कहने का मतलब क्या है कि एक तरफ संख्या ज्यादा होगी तो उनके वहां पर फिक्सिबिलिटी भी ज्यादा हो गई, उनके पास ताकत ज्यादा हो गई।
तो उनके गुणों में, बिहेवियर में परिवर्तन भी ज्यादा हो गया। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो कहने का मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा होंगे तो उनके गुणों में भी परिवर्तन आएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया कि तत्वों के जो हमारे जो रसायन शास्त्री थे, ठीक है, रसायन जो शास्त्री थे, उन्होंने क्या किया, इसके गुणों का अध्ययन किया। किसके गुणों का अध्ययन किया? तत्वों के गुणों का अध्ययन किया। और अध्ययन किया करने के बाद इसकी दो प्रॉपर्टीज पे अध्ययन किया। एक किया भौतिक गुण पर और दूसरा किया रासायनिक गुण पर। यानी कितने गुणों पर यहां पे हो गया अध्ययन? फिजिकल प्रॉपर्टीज पे और केमिकल प्रॉपर्टीज पे। फिजिकल और केमिकल दोनों प्रॉपर्टीज पे यहां पे अध्ययन करने के बाद इन्होंने कहा कि हम तत्वों को जो है मुख्य रूप से दो भागों में बांटेंगे। कितने रूपों में? मुख्य रूप से दो, और लेकिन बाद में अध्ययन करने के बाद उसे तीन भागों में डिवाइड कर दिया गया। मतलब मुख्य जो धारा थी वो दो थी और एक बीच की निकल के आई, उन तो कुल मिलाकर के तीन भागों में इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है ना? तो वो तीन भाग कौन कौन से हैं? यानी इन दोनों के आधार पर, यानी फिजिकल और केमिकल, इन दोनों का अध्ययन करने के बाद तत्वों को तीन भागों में डिवाइड किया गया। कितने भागों में? धातु, अधातु और उपधातु। कितने भागों में किया? धातु, अधातु और उप, है ना? तो हमने क्या देखा कि तत्व कितने प्रकार के होते हैं? धातु, अधातु और उपधातु। ठीक है, और किसके आधार पर हुए हैं? ध्यान रखना इस बात का कि वो भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर हुए हैं। किसके रासायनिक, भौतिक और रासायनिक गुण हैं? तत्व के। और तत्व के रासायनिक भौतिक गुण किस पर डिपेंड करते हैं? उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो मौजूद होते हैं उनकी संख्या पर। ठीक है ना? अगर जैसे यहाँ पर 11 हैं तो ये धात्विक गुण प्रदर्शित कर रहा है। कुछ ऐसे हैं जो जैसे ये कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ठीक है, ये सल्फर है, ये सब किस में आ जाएंगे? अधातुओं में आ जा रहे हैं। ठीक है ना? और जबकि है सभी में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ही, परंतु ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन अलग अलग संख्या में होने के नाते अलग अलग गुण प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना? अब चलते हैं हम लोग किसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं? धातु के ऊपर, जो आपके चैप्टर का पहला पोर्शन है। ठीक है, तब तो समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। धातु, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, और इसको हम लोग अगर समझ में आ जाए हमारे, तो समझ लीजिए कि सारी चीजें आसान हो जाएंगी। ठीक है, धातुओं के संबंध में ये कहा जाता है कि वे तत्व, ये भी एक तत्व ही है, याद रखना, यानी वे तत्व जिनमें निम्न गुण हो, उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? धातु कहेंगे। कौन कौन से गुण हो? सुन लीजिए। नंबर 1, सबसे पहला क्या हो? धनायन बनाते हो। ठीक है, धनायन बनाते हो। ठीक है, दूसरा विद्युत के सुचालक हो, विद्युत के सुचालक हो। तीसरा इलेक्ट्रॉन, हाँ सॉरी, ये हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन त्याग करने में अगर बात आ जाएगी तो इलेक्ट्रॉन त्याग करेंगे तो धनायन बना देंगे। दूसरा विद्युत के सुचालक हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है कि जो है वे तत्व जिनमें से विद्युत धारा आसानी के साथ प्रवाहित हो जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, धातु कहते हैं। साथ ही साथ इसमें जो है, जब जो धातुएं होती हैं वो ऊष्मा की
विद्युत ही नहीं, इसमें ऊष्मा का भी संचालन होता है। ठीक है, अब ये बात थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसको समझ लीजिए। विद्युत के सुचालक मतलब जैसे तार आपने लगाया और यहाँ से धारा दूसरी तरफ पहुँच गई, जैसे कॉपर का तार, ठीक है। और ऊष्मा का भी जो है संचालन हो, ऊष्मा का संचालन मतलब जैसे आप लोग जो है, जैसे लोहा है, उसके एक सिरे को गर्म करते हैं तो दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है, ठीक है ना। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें ऊष्मा भी संचालित हो सकती है, विद्युत का भी सुचालक हो सकता है, और इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धनायन बनाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आप सोडियम ले लीजिए, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए तो हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s1 हो जाएगा। इसका अगर हम लोग ज्योमेट्रिकल वो बनाएं तो देखो ये कुछ इस प्रकार से बन के तैयार होगा, ऐसे होता है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, यहाँ पे 8 आएगा, ठीक है ना। हाँ, यहाँ पे देखो ये K होता है, ये L होता है, ये M होता है, और इसके आगे N होता है, ठीक है। ये K कोष है, K कोष में मात्र 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, L कोष में 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, इसी प्रकार से M में 18 रह सकते हैं, फिर 18 रह सकते हैं, ठीक है। यह आगे बढ़ता जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जैसे K में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, ये 2 आ गए, L में 8 आ गए, तो 6 और 2 8 हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे M में कितना बचा? 1। तो ये इलेक्ट्रॉन अकेला है, और अकेला इलेक्ट्रॉन कभी रहना साथ में नहीं चाहता। जैसे ही इसको बाहर से कहीं ऊर्जा मिलती है, वो अपना स्थान छोड़ करके बाहर निकल जाता है, और जब निकल जाता है तो ये जो बाहर निकला हुआ इलेक्ट्रॉन है, इसे हम लोग मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और इसी मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण विद्युत उत्पन्न होती है। अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन न चले तो विद्युत धारा उत्पन्न ना हो, और यही जब मुक्त इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो यही मुक्त इलेक्ट्रॉन ही आवेश कहलाता है। क्या कहलाता है? आवेश कहलाता है, ठीक बात है ना। और यही जब आवेश बाहर निकल जाता है, तो जैसे इसने दान दे दिया ना, तो दान दे दिया तो इसके ऊपर धन का चार्ज आ जाता है, और इसीलिए कहा जाता है कि जो धातुएं होती हैं वो धन आयन बनाती है। समझ में आ रही बात? ठीक है। तो यहाँ पर कहने का क्या पता चला कि जो धातुएं होती हैं वो धनायन बनाती है, और उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाना, विद्युत में के सुचालक होना, और ऊष्मा का भी संचालन करना। यानी वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धनायन बनाते हैं, जो विद्युत के सुचालक होते हैं, जिनमें ऊष्मा का संचालन होता है, वे धातु कहलाते हैं। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत की बात तो नहीं है यहाँ तक? ठीक, धातु कहलाते हैं। अब एक चीज़ और समझ लीजिए, धातुओं को पीटने पर आवाज़ आनी चाहिए, धातुओं को फैलाने पर बढ़ जाना चाहिए, ये सारी चीज़ें भी होती हैं। जैसे सोने का तार, ठीक है, 1 ग्राम सोने के तार से 2 किलोमीटर लगभग लंबी तार बनाई जा सकती है। इसका मतलब क्या हुआ कि धातुओं में बहुत ज़्यादा तन्यता पाई जाती है, ठीक बात है ना। अब ये सारी चीज़ें हो गई। अब इसमें एक चीज़ और समझ लीजिए, नोट करके ये बात जान लीजिए, हमारे यहाँ संसार में जितने तत्व पाए जाते हैं उनमें मैक्सिमम संख्या धातुओं की है। किसमें मैक्सिमम संख्या क्या है? हाँ, अधिकतर तत्व अधिकतर तत्व क्या है? वो धातु है, और सभी जो धातुएं हैं वो लगभग ठोस अवस्था में होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप सब लोग जानते हैं, जैसे सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ठीक है, Fe हो गया, ठीक है ना, क्रोमियम हो गया, मॉलिब्डेनम हो गया, ये सब के सब धातुएं क्या हैं? ठोस हैं, ठीक। अब बात ये आती है, कहीं अपवाद तो नहीं? तो कुछ अपवाद भी है, अपवाद भी हैं। 2 चीज़ें ऐसी हैं जो कि मतलब जो है कह सकते हैं कि दो नहीं, एक चीज़, वो क्या है? Hg क्या है? Hg वो द्रव अवस्था में पाई जाती है,
है तो धातु लेकिन द्रव अवस्था में होती है। ठीक बात है ना। तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए कि धातुओं में क्या होता है, ज़्यादातर धातुएं ठोस अवस्था में होती हैं। एक अपवाद है, वो है Hg। आपसे पूछा जाए कि कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है तो आप क्या बताएंगे, Hg, मरकरी। क्या कहते हैं Hg को, क्या कहते हैं, मरकरी। ठीक है, मरकरी। अब बात ये आई यहाँ पर कि आपने ये अपवाद देख लिया, संख्या जान गए, धातु क्या होता है वो समझ में आ गया। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए कि वे तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है उसे होती है विद्युत के सुचालक होते हैं, ऊष्मा का अपने अंदर से संचलन होने देते हैं, उन्हें हम लोग धातु कहते हैं। धातुओं में होता क्या है कि उनके आउटर मोस्ट से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन निकलता है उसे मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसी इलेक्ट्रॉन के कारण विद्युत उत्पन्न होता है, यही इलेक्ट्रॉन आवेश कहलाता है और यही आवेश, निकला हुआ आवेश, इसके ऊपर धनायन बनाता है। ठीक बात है ना। और ये इसी वजह से इनको हम लोग जो है धातु कहते हैं। ठीक है, मुख्य रूप से इनमें क्या पता चला कि अधिकतर धातुएं क्या होती हैं, ठोस अवस्था में होती हैं और उनमें एक अपवाद है, वो है मरकरी। ठीक है ना, जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक बात है ना। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। ये बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो है नहीं यहाँ तक। ठीक, ठीक है। अब हम लोग पढ़ लेते हैं धातु के गुण। क्या पढ़ लेते हैं, धातु के गुण। ठीक है, धातुओं के गुण में सिंपल छोटी छोटी बातें हैं, 4-5, वो हम लोग देख लेते हैं। लोगों, सबसे पहली बात, धातुओं में चमक होती है। चमक होती है, एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे Au है ना, सोना, चांदी, लोहा। ठीक है, इन सब में सोडियम, इन सब में चमक पाई जाती है। ठीक बात है ना। दूसरा देख लीजिए, ये विद्युत और ऊष्मा के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। ये बात समझ में आई कि नहीं आई। तीसरा, जैसे कापर वगैरह के घर में तार जो हमारे लगे होते हैं वो सब कापर के ही तो लगे होते हैं, कापर है, एल्युमिनियम है, इन सब चीज़ के। तीसरा है पीट कर चादर नुमा बना सकते हैं, इनको चादर नुमा बना सकते हैं। क्या कुछ अपवाद भी है, बताओ। अपवाद भी है इसमें, है। कौन कौन अपवाद है, याद रखियो का, जिंक और मरकरी। ठीक है, जैसे तुम किका पीट सका तो जो धातु हुई है ना वही तो पीटा, ठोस होगा उसी को तो पीटोगे। अब मरकरी क्या है, द्रव है, द्रव को कहाँ पीट पाओगे, तो वो पीटोगे नहीं तो वो बढ़ नहीं पाएगी। तो क्या पता है चला यहाँ पे कि जो जिंक और मरकरी, ये दो चीज़ें हैं, ये अपवाद हैं, इनको पीट कर आप चादर नुमा नहीं बना सकते। ठीक बात है ना। चलिए पॉइंट नंबर 4 में इनमें तन्यता पाई जाती है, तन्यता पाई जाती है। क्या कोई अपवाद है? कौन कौन सी चीज़ें हैं अपवाद? तन्यता मतलब बढ़ना, बढ़ाते किसी चीज़ को हैं तो किससे बढ़ाते ज़्यादा, कभी पीटना पड़ेगा, कभी खींचना पड़ेगा। तो यहाँ पर Zn, Hg और गैलियम, ठीक है, ये 3 ऐसी धातुएं हैं जिनको आप खींचकर तारनुमा बना नहीं सकते। ठीक है, बाकी सबका बना सका तो ये अपवाद है, ये आप नहीं बना, इनको आप खींच करके आगे नहीं ले जा सकते। पॉइंट नंबर 5, ठीक है, 5वें में क्या है? कठोरता। सभी धातुएं क्या होती हैं? कठोर होती हैं। जैसे तलवार है, भाला है, ठीक है, छुरी है, चक्कू है, किस चीज़ का बनता है? सब लोहे का बनता है ना।
वो क्यों बनता है? क्योंकि वह कठोर होते हैं, है ना। जैसे रिंच है और फाड़ने काटने वाली जो भी चीज़ें हैं वो ज़्यादातर किससे बनी होती है? लोहे की बनी होती है, या कॉपर की बनी होती है, या कह सकते हैं स्टील की बनी होती है। मतलब इन्हीं सब चीज़ों का बनाते हैं, यानी धातुओं का बनाते हैं, है ना। तो वो इसलिए बनाते हैं क्योंकि वो कठोर होती हैं, ज़्यादा आसानी के साथ टूटती नहीं है। लेकिन क्या अपवाद है यहाँ भी? बताओ, अपवाद। अपवाद जरूर याद रखो। जाहिर सी बात है, Hg द्रव है तो वो कठोर कहाँ है बात कि नहीं? तो ये अपवाद है, ठीक है। सोडियम, पोटेशियम, ये दोनों क्या हैं? अपवाद हैं। ये कठोर नहीं होती, बल्कि ये बहुत ही मुलायम और सॉफ्ट होती है। ठीक बात है। पॉइंट नंबर 6 देखिए, कठोरता के बाद आ जाता है गलनांक। क्या आ जाता है? गलनांक एंड क्वथनांक। तो गलनांक और क्वथनांक जो होता है वो ठोस पदार्थों का उच्च होता है। क्या होता है? उच्च होता है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो। जैसे Fe का जो गलनांक है वो होता है आपका 1535 डिग्री सेल्सियस। इसी प्रकार से Cu का जो होता है वो 1038 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? हाँ, तो अब एक बात बताओ, जैसे इसका मतलब समझ में आया? गलनांक क्या होता है और क्वथनांक क्या होता है, पहले ये जान लो। ठीक है, जिस ताप पर कोई वस्तु ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदल जाए, जिस ताप पर, ठीक है ना, कोई ठोस वस्तु द्रव अवस्था में बदल जाए, वह ताप क्या कहलाता है? गलनांक। ठीक है, और जिस ताप पर कोई वस्तु गैसीय अवस्था में बदल जाए उसे हम लोग कहते हैं क्वथनांक। ठीक बात है ना। तो यहाँ पर देखो, जो Fe होता है इसका गलनांक 1535 डिग्री, यानी जब 1535 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कर दोगे तब जाकर के लोहा कहीं गलेगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर आप कॉपर की बात करें तो 1038 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कर दोगे तब जाकर के गलेगा। तो क्या सबका ऐसा ही होता है? कुछ अपवाद भी है? बिल्कुल है। क्या है अपवाद? अपवाद में जान लीजिए कि अगर मेरे पास गैलियम और सीजियम है, ठीक है, तो इसका टेम्परेचर बच्चा होता है 30 डिग्री सेल्सियस, इसका होता है 28 डिग्री सेल्सियस। यानी ये 30 ही और 28 डिग्री सेल्सियस पे गल जाते हैं। इसका मतलब आप हथेली पे रखेंगे इसको और हथेली पे ही ये द्रव में बदल जाएगा, क्योंकि हमारे शरीर का टेम्परेचर इससे ज़्यादा होता है। ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अपवाद हर जगह पे है, आप अपवाद को ज़रूर याद रखें। ठीक है ना। उसके बाद एक पॉइंट और आता है 7वां, ठीक है, घनत्व। ठीक है, तो धातुओं का घनत्व जो है बेटा, धातुओं का जो घनत्व है वह भी उच्च होता है। क्या होता है? उच्च होता है, यानी बहुत अधिक होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप Au ले लें और Ag ले लें, तो Au का जो घनत्व है वो 19.3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है, और Ag का अगर आप देखें तो होता है 10.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। अर्थात 1 ग्राम में जब हम जो घनत्व लेंगे उसका, तो बहुत छोटे सी मात्रा में बहुत ज़्यादा उसके अणु वहाँ पर एकत्रित हो जाएंगे। यानी जितने ज़्यादा संख्या में अणु होंगे तभी तो उसकी तन्यता उतनी ज़्यादा है। अगर वहाँ पे अणुओं की संख्या कम हो जाए तो टूट नहीं जाएंगे। चूँकि अणुओं की संख्या बहुत अधिक होती है इसलिए इसका घनत्व भी अधिक होता है। अर्थात क्या पता चला कि धातुओं के घनत्व भी बहुत होते हैं। तो क्या यहाँ भी अपवाद है? बिल्कुल है। ठीक है, क्या है अपवाद? वो जान लीजिए। अपवाद है क्षार धातुएं। क्षार धातुएं में मतलब जो आपका फर्स्ट रो है, जिसमें आपका आ जाता है सोडियम, आ जाता है पोटेशियम, आ जाता है रुबिडियम, आ जाता है, ये सब के सब क्या है? क्षार धातुओं में आते हैं। और इनका जो घनत्व है वह अपेक्षाकृत अन्य धातुओं के कम होता है तो धातुएं ये भी, लेकिन इनका घनत्व अन्य धातुओं की अपेक्षा
कम होता है। ठीक बात है ना। एक चीज़ और जान लीजिए, भंगुरता। भंगुरता, भंगुरता के मतलब होता है, जैसे सिंपल सी बात है कि जो धातुएं होती हैं वो क्या होती हैं, ठोस होती हैं। जो ये ठोस चीज़ें होती हैं वो भंगुर भी हो सकती है, वो टूट भी सकती हैं। ठीक है ना। तो यानी धातुओं में मोस्ट प्रॉब्ली भंगुरता पाई जाती है, केवल एक चीज़ को छोड़कर, जेडन को। किसको? जेडन, यानी जिंक को छोड़कर अन्य में भंगुरता के गुण पाए जाते हैं। ठीक है। और सबसे लास्ट और इम्पॉर्टेंट, ध्वनि। ठीक है। यानी धातुओं में जब भी आप उसको ठोकोगे, पीटोगे, तो उसके अंदर ध्वनि होगी, है ना। जैसे स्कूल में घंटा बजता है ना, सारे बच्चे घंटा बजने पर सारे बच्चे फील्ड में आ जाते हैं, और घंटा बजने पर सारे बच्चे फील्ड से क्लास में चले जाते हैं। तो वो जो पीटते हैं वो क्या होता है, घंटी लोहे की बनी होती है। अर्थात क्या पता चला कि हम लोहे को या किसी धातु को जब भी पीटते हैं तो, हाँ, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे हम बैठे हैं और बैठे हैं वहाँ पर जो है क्या कहते हैं, जैसे मम्मी किचन में है, ठीक है, अब वहाँ पे बर्तन गिर गया तो क्या होगा, खड़बड़ाहट की आवाज़, पूरे मतलब घर के लोग जान जाते हैं कि बर्तन गिरा। वो बर्तन किस चीज़ का है, धातु का बना है। तो इसलिए कहने का मतलब ये है कि धातुओं में ध्वनि का भी संचार होता है। अगर ध्वनि है तो इसका मतलब वो धातु हो सकती है। ठीक बात है। तो क्या पता चला, धातुओं के गुण के बारे में हम लोगों ने कितनी चीज़ें जाना कि धातुओं में चमक होती है, धातु विद्युत के सुचालक होते हैं, इन्हें पीट कर चादर नुमा बनाया जा सकता है, इनमें तन्यता पाई जाती है, यानी खींच कर इन्हें तार के रूप में बनाया जा सकता है, इनमें कठोरता होती है, इनमें इनका जो गलनांक और क्वथनांक है वो उच्च होता है, और साथ साथ इनका घनत्व भी जो है बहुत उच्च होता है। अपवाद के तौर पर यहाँ पे क्षार धातु हैं जिनका घनत्व अपेक्षाकृत निम्न होता है। भंगुरता पाई जाती है सभी धातुओं में, उसके साथ साथ ध्वनि पाई जाती है। अर्थात बिना, जैसे ही हम उसको रखेंगे तो उसमें क्या होगा, रखेंगे या छुएंगे या गिरेगा तो वो क्या होगा, उसमें आवाज़ उत्पन्न होगी। एक लास्ट बच रहा है 10 और उसके आगे बस, है ना। 10वां नंबर विलेयता। ठीक है ना। विलेयता का क्या मतलब है कि धातुओं को आप किसी चीज़ में घोल करके नहीं रख सकते। ठीक है। जैसे पानी में डालोगे तो वो अलग ही रहे, जैसे लोहा अगर पानी में डालोगे घुल जाएगा, नहीं घुलेगा। कॉपर घुल जाएगा, नहीं घुलेगा। इसका मतलब क्या पता चला कि धातुएं जो हैं वो पानी में या किसी अन्य चीज़ में डालने पर घुलती नहीं। ठीक है ना। चलिए ठीक है, ओके, थैंक्स लिसनिंग फॉर वॉचिंग।